हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हैं हिंदी क्लास। यूपी टेट के लिए हिंदी की जो हमारी अभ्यास सीरीज चल रही है, उसमें हमारी आपकी नेक्स्ट क्लास है ये। हम आपको यहाँ पर डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आपके साथ डेली डिस्कस करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम आज के आपके लिए आज की ये क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? जो ट वर्ग होता है आपका 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। ये मैं बता चुका हूँ आपको। नहीं पता तो आप पिछली क्लास में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखिए ट वर्ग में आपका किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? ऑप्शन ए कंठ, बी तालव्य, सी मूर्धन्य या डी दंत्य। तो साथियों ट वर्ग जो होता है वो आपका होता है मूर्धन्य। जो ट वर्ग में जो सभी के सभी 5 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, ये आपके मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ट वर्ग में मूर्धन्य होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही है। देखिए कंठ कौन सा होता है? आपका क वर्ग। जो क वर्ग होता है ये आपका कंठ होता है। तालव्य कौन सा होता है आपका? जो तालु से बोला जाता है वो आपका च वर्ग होता है। दंत्य कौन सा होता है? त होता है। त आपका दंत से बोला जाता है। और जो आपका ओष्ठ होता है वो आपका होता है प। जो प वर्ग होता है ये आपका ओष्ठ वर्ग होता है। ओष्ठ होठों की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, पांचों आपको क्लियर हो गए। क कंठ से, आपका च तालव्य से, ट मूर्धन्य से, त दंत्य से और प ओष्ठ से। पांचों आपको क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अर्ध स्वर है। अब आपको अर्ध स्वर कौन से हैं इनमें से? ऑप्शन ए ये व, बी ई उ, सी री ल या डी री से। तो देखिए अर्ध स्वर जो होते हैं हिंदी में 2 हैं। ऑप्शन ए य और व। यहाँ पर 2 दिए हैं आपको, य और व। जो य और व हैं ये आपके अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए हो जाएगा। य व आपके अर्ध स्वर हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, वधूत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वधूत शब्द जो शब्द है ये वधूत शब्द, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए वध प्लस उत्सव, बी वध प्लस उत्सव, डी वधु प्लस उत्सव या डी वधो प्लस उत्सव। तो साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी में वधु प्लस उत्सव। ये आपका मिलकर बनेगा वधूत्सव। वधु प्लस उत्सव आपका मिलेगा वधूत्सव। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कठपुतली में कौन सा समास है? जो कठपुतली शब्द है इसमें आपको समास बताना है। ऑप्शन ए संप्रदान तत्पुरुष, बी संबंध तत्पुरुष, सी अधिकरण तत्पुरुष या डी कर्म तत्पुरुष। तो देखिए इसका पहले समास विग्रह कीजिए। आपका इसमें क्या लिखा है? कठपुतली। कठपुतली को आप विग्रह करेंगे, कैसे करेंगे? काठ की पुतली। कठपुतली मतलब काठ की पुतली, ऐसे तो करेंगे। कठपुतली, काठ की पुतली को कठपुतली बोल दिया। काठ की पुतली। अब यहाँ पर कारक चिन्ह कौन सा आया? की। देखिए की आया, काठ की, तो कारक चिन्ह आया की। अब ये देखिए कि की जो है आपका कारक चिन्ह कौन से कारक में आता है? की आपका कौन से कारक में आता है? तो की आता है आपका संबंध में। का की के, का की के, भाई ये तीनों आपके संबंध जो कारक होता है इसमें आते हैं। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर बी होगा कि संबंध तत्पुरुष होगा। इसमें देखिए हमने पहले समास विग्रह किया आपका कि कौन सा इसमें कारक है। तो काठ की पुतली इसमें कौन सा कारक हुआ? की। अब ये देखना है कि जो की कारक है वो कौन से कारक में, उसमें चिन्ह जो की चिन्ह है कौन से कारक में आता है? ये आता है आपका का की के संबंध कारक में, यानी कि संबंध बताते हैं। और संबंध क्या बताया? काठ की पुतली। पुतली कैसी है? पुतली भाई काठ की है। तो संबंध तत्पुरुष हो गया यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? अब आपको देशज शब्द बताना है। देशज शब्द मतलब जो देसी भाषा के शब्द हैं, आम बोलचाल में प्रयोग होते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। ऑप्शन ए धरती, बी पेड़, सी पुस्तक या डी आग। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पर पेड़ शब्द है, जो पेड़ है आप पेड़ बोलते हैं, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका पेड़ देशज शब्द है। पेड़ आपका देशज शब्द है। ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? जो बर्बर शब्द है इसका विलोम बताना आपको। ऑप्शन ए पंडित, बी सभ्य, सी संगत या डी बलिष्ठ। तो देखिए बर्बर का जो अर्थ होता है, बर्बर क्या होता है? बर्बर का अर्थ होता है एक तरह से क्रूरता या कोई असभ्य लोग या कुछ जो खुरापाती लोग होते हैं कि बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऐसा बोलते हैं ना, उसने बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। तो बर्बर होता है आपका असभ्यतापूर्ण, असभ्य लोग। तो असभ्य का आपका विलोम क्या होगा? भाई असभ्य है तो सभ्य।
बुरे लोग तो अच्छे लोग, तो असभ्य लोग है तो सभ्य लोग भी होंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। जो बर्बर का जो विलोम होगा वो होगा आपका सभ्य, ऑप्शन बी में है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य का पर्यायवाची है, जो सूर्य है इसका पर्यायवाची बताना आपको। ऑप्शन ए भास्वर, सी मार्तंड, सी प्रकाश या डी तेज। देखिए भास्कर ने लिखा, सूर्य का पर्यायवाची भास्कर होता है, लेकिन ये भास्कर नहीं है, कभी आप भास्कर समझो, भास्वर है ये, वह भास्वर, यहाँ पर भास्वर दिया है, भास्कर नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सूर्य का पर्यायवाची होगा वो होगा मार्तंड। जो मार्तंड शब्द है ये बिल्कुल सही जवाब है। मार्तंड आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द होगा, यानी जो वाक्यांश है ये, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसके लिए एक शब्द में आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए वास्तविक, बी नास्तिक, सी सात्विक या डी आस्तिक। तो देखिए इस ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसको एक शब्द में बोला जाता है, क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? उसको बोला जाता है आपका आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको बोला जाता है आस्तिक, ऑप्शन बिल्कुल डी सही है। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसको क्या बोलेंगे फिर आप? उसको बोलेंगे नास्तिक। भाई जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक, जो नहीं रखता वो नास्तिक, वो न लग जाएगा उसमें आगे, तो नास्तिक उल्टा हो गया उसका, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। जो तरंग शब्द है इसका समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए उर्मी, बी केकी, सी तुरंग या डी अटवी। तो देखिए तरंग शब्द, तरंग किसका मतलब अर्थ देखिए, तरंग को किसको कहते हैं? तरंग लहर को कहते हैं, जो लहर होती है उसको तरंग कहते हैं। अब तरंग और लहर ये समानार्थी हैं, तो इन्हीं का एक और समानार्थी यहाँ पर दिया हुआ है, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका उर्मी। जो उर्मी शब्द है ये आप लहर को ही बोलते हैं, उर्मी लहर को ही बोला जाता है, इसीलिए ये आपका तरंग का समानार्थी हो जाएगा। तरंग उर्मी लहर ये आपके सभी आपस में समानार्थी हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए दिया हुआ है उर्मी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए तुरंग जो होता है, तुरंग घोड़े को कहते हैं, घोटक है घोड़ा, ये तुरंग घोड़े को कहते हैं, यहाँ पर ए सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। जो आंसू पीकर रह जाना मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए आंसू बहने ना देना, बी अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, सी गुस्सा होना या डी चुपचाप दुख सह लेना। तो देखिए आंसू पीकर रह जाना, ये जो मुहावरा होता है कि वह भाई खून के आंसू या आंसू पीकर रह गया, तो उसका बोलते हैं कि चुपचाप दुख सह लिया, यानी कि उसको किसी कोई चीज की पीड़ा हुई, दुख हुआ, तो वो चुपचाप वो उसको सह गया, तो बोला जाएगा कि वो आंसू पीकर रह गया। आंसू पीकर रह जाना मतलब चुपचाप से दुख सह जाना, ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? जो राष्ट्र शब्द है यहाँ पर, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? ऑप्शन ए राष्ट्रीय, बी राष्ट्रीय, सी सौराष्ट्र या डी राष्ट्रीयता। तो देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें आपका भाव प्रकट होता है, भाववाचक संज्ञा होगी। अब इसमें भाव किसका प्रकट हो रहा है? राष्ट्रीयता में। देखिए राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी आपकी राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता में भाव हो रहा है, कोई किसकी राष्ट्रीयता है, मतलब नेशनलिटी, जैसे हमारी राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय, हम भारतीय हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। यहाँ पर राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीयता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? मतलब कोई आ रहा है, इसमें सर्वनाम क्या होगा? ऑप्शन ए निजवाचक, बी संबंधवाचक, सी अनिश्चयवाचक या डी निश्चयवाचक। तो देखिए अब आपको समझ कैसे आएगा कि इसमें मतलब कि जो सर्वनाम है वो कैसा होगा? आप पहले वाक्य देखिए, वाक्य में क्या लिखा है? कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? कोई आ रहा है। आपको पता है कि कोई कौन आ रहा है? नहीं पता ना, आपने लिखा कोई आ रहा है। कोई तो है जो आ रहा है, मतलब कोई आ रहा है, आपको पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, तो ये आपका होगा अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। इसमें निश्चय नहीं कर सकते आपकी है कौन, कौन आ रहा है? कोई आ रहा है, कोई भी आ सकता है भाई, जानवर है, मनुष्य है, पक्षी है, तो कौन आ रहा है? कोई आ रहा है, कोई पता थोड़ी है, तो ये अनिश्चित में चला जाएगा, अनिश्चित, ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब आपको स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। ऑप्शन ए पीतल, बी देवनागरी, सी हिमालय या डी चीन। तो देखिए इसमें आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग जब भी आए, आप जो शब्द दिए होते हैं उनका वाक्य प्रयोग करिए, आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा कि स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए। देखिए कुछ अपवाद भी होते हैं, उनको नहीं मैं कह सकता, 1% हिंदी में क्या हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ अपवाद जरूर होते हैं। लगभग आपका 99% क्वेश्चन सही जाएगा, आप वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो। ऑप्शन आपके ए पीतल, बी देवनागरी, सी हिमालय या डी चीन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देवनागरी। जो ये देवनागरी शब्द है
यहाँ पर ये स्त्रीलिंग के तौर पर प्रयोग हुआ है, यानी कि देवनागरी शब्द स्त्रीलिंग होता है, बाकी हिमालय पुल्लिंग में आएगा, चीन भी पुल्लिंग में आएगा और पीतल भी पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मित्र शब्द का बहुवचन होगा, जो मित्र शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए मित्र, बी मित्रता, सी दोस्त या डी मित्रगण। तो देखिए मित्र का जो बहुवचन होगा वो होगा आपका मित्रगण। मित्रों का जो बहुवचन होता है वो होता है मित्रगण। ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही जवाब है, मित्रगण आपका यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। देखिए जो मित्रता है ये मित्र की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक हो जाएगा ये, कि मित्र को जो भाववाचक में बदलेंगे तो मित्रता हो जाएगी, मित्र की भाववाचक में मित्रता। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है मित्र का बहुवचन, तो आपका बहुवचन होगा मित्रगण, ऑप्शन डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, जो कर्म कारक है उसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है, कौन सा चिन्ह प्रयोग लिया जाता है, कौन से चिन्ह को पहचान करके आप बताते हैं कि भाई इसमें कर्म कारक है? ऑप्शन ए ने, बी के लिए, सी से या डी को। तो देखिए कर्म कारक, कर्म में क्या क्या चिन्ह होते हैं आपके? कर्ता ने, देखिए ने आपका आता है कर्ता में, कर्ता ने, कर्म को आ गया। अब आपका को आ गया तो को हमसे पूछा कर्म, तो कर्म हमने बोला, कर्म को, ये आपका कर्म कारक हो गया। देखिए ऐसे होता है ना, ये आपको कारक चिन्ह याद करने पड़ेंगे, जरूर याद कर लीजिए। इनसे संबंधित आपको देखिए समास आता है, तत्पुरुष समास, इनसे संबंधित होता है वो। कर्ता कर्म ये चिन्ह भी पूछ लिए जाते हैं, तो 1-2 नंबर आपका बहुत ही आसानी से पक्का हो जाएगा। जरा से 5-6 ये कारक हैं, तो 8 कारक हैं, तो वो आप याद कर सकते हैं। जरा जरा से हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से आपका करण में आता है, करण से, संप्रदान के लिए, तो के लिए आपका संप्रदान में आता है। ठीक है, अपादान से अलग होना, से अगर आ जाए अलग होने के भाव में तो वहां अपादान कारक होता है। करण में के द्वारा और से आ जाता है, वहां पर करण कारक होता है। तो ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी को। जो को है मतलब यहाँ पर को जो चिन्ह है ये आपका कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? जो सौर है, सौर विशेषण के तौर पर प्रयुक्त होता है जो शब्द, ये कौन से मूल शब्द से बना है? ऑप्शन ए सूर, बी सुर, सी सूर्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सौर जो है ये आपका सूर्य से सूर्य जो मूल शब्द है इससे बना विशेषण है। सूर्य से जो बना विशेषण है मूल शब्द वो है आपका सौर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है, यानी कि जो ये वाक्य है चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। अब इसमें जो उड़ रही जो क्रिया क्या हो रही है? उड़ रही है। चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। क्रिया क्या हुई? उड़ रही है। जो ये क्रिया है उड़ रही है, ये कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी अपूर्णकालिक क्रिया, सी सकर्मक क्रिया या डी अकर्मक क्रिया। तो देखिए ये होती है आपकी अकर्मक क्रिया। उड़ना, खाना, पीना, रोना, हंसना, रोना, धोना, ये सोना, ये सभी आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अकर्मक क्रिया कौन सी? जहां पर कर्म नहीं उपलब्ध होते, इसमें कर्म नहीं होता। उड़ रही है, ये कर्म नहीं है, यहाँ पर कर्म नहीं हो रहा। क्रिया तो है, उड़ रही है, लेकिन कर्म नहीं हो रहा। तो इसलिए जहां पर कर्म नहीं है तो वो अकर्मक होती है, और कर्म होता तो सकर्मक होती। भाई स कर्मक, कर्म के साथ, अकर्मक बिना कर्म के, तो यहाँ पर बिना कर्म के क्रिया है। ऑप्शन डी सही है, अकर्मक क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? जो भाववाच्य होता है, आपके भाववाच्य कितने होते हैं? वाच्य 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, 3 वाच्य होते हैं। तो उसमें से आपको भाववाच्य को पूछा है, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया होती है? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया या डी अकर्मक क्रिया। देखिए भाववाच्य क्या होता है? जहां पर आपका भाव प्रकट होता है, जिसमें वाक्य के द्वारा आपका भाव प्रकट होता है वहां भाववाच्य होता है, उसको भाववाच्य बोला जाता है। अब भाववाच्य में क्रिया कौन सी होती है? भाववाच्य में क्रिया होती है अकर्मक क्रिया, वहां पर कर्म नहीं होता। क्रिया होती है लेकिन कर्म नहीं होता, कर्म के साथ क्रिया नहीं होती, क्रिया होती है कर्म नहीं होता, इसलिए अकर्मक। बिना कर्म के वो अकर्मक हो जाएगी, अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य में हमेशा आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, में क्रिया विशेषण है। अब आपको पूछा है, ये वाक्य दिया है काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण पूछा, विशेषण नहीं पूछा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए। भाई जो क्रिया की विशेषता बताएगा शब्द वही क्रिया विशेषण होगा।
तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, पहले सबसे पहले आप क्रिया ही देख लीजिए, इसमें क्रिया क्या है, घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया क्या हो गई, दौड़ना, ये आपकी क्रिया है। घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो क्रिया है, काम का कौन सी क्रिया है, दौड़ना, ये आपकी दौड़ना क्रिया हो गई। अब क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है यहाँ पर, तेज, क्रिया कैसे हो रही है, तेज, घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, तेज, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो दौड़ने की जो विशेषता है वो तेज है, मतलब तेज दौड़ रहा है, तो क्रिया की विशेषता हुई यहाँ पर तेज। अब तेज आपका हो गया क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई हमारी तेज ने, तो तेज आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण हुआ, ऑप्शन सी में है, बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्रिया विशेषण क्या होगा। क्रिया विशेषण मतलब जहां भी क्रिया की जो भी शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे उन्हीं शब्दों को आप क्रिया विशेषण बोलेंगे। ऑप्शन बिल्कुल सी सही जवाब है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, रमणीय में कौन सा प्रत्यय होगा। अब रमणीय शब्द है, इसमें प्रत्यय बताना आपको, ऑप्शन ए अनीय, बी ईय, सी राम या डी ड़ीय। तो देखिए रमणीय शब्द को पहले तोड़िए, रमणीय शब्द होता क्या है, रमणीय शब्द कैसे बनता है, रमणीय शब्द बनता है आपका रम, ये आपका रम धातु प्लस अनीय, रम प्लस अनीय, तो आपका मिलकर के बनता है रमणीय, तो हमारा यहाँ पर प्रत्यय हुआ अनीय, ऑप्शन ए में है रमणीय, ऑप्शन ए में बिल्कुल सही जवाब है, रम प्लस अनीय आपका मिलकर बनेगा रमणीय, ऑप्शन बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।